वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास 10th के लिए वीडियो है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की पूरी सीरीज चलेगी। चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ये वीडियोस में मिलेंगे आपको, जिससे कि आप अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं। जिनके नंबर ऑब्जेक्ट के कारण कम हो जाते हैं वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है, वास्तविक संख्या। ब्लूप्रिंट के आधार पर अंकों का विभाजन देखिए किस प्रकार है। इसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, जिसमें हो सकता है फिल इन द ब्लैंक, सही विकल्प या फिर सत्य सत्य या एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी क्लास में से हट चुकी है, लेकिन इससे 2022 में भी क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार भी आए। तो यहाँ पे एक समीकरण लिखा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे पूछा है a, b, q और r में क्या संबंध है। जब किसी भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो यहाँ पे हमें भागफल प्राप्त होता है और नीचे साइड हमें शेषफल प्राप्त होता है। इसमें देखिए a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। जब हम भाज्य को प्राप्त करते हैं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड प्रमेय थ्योरम है, इसकी सहायता से हम HCF निकालते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ एक, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है और ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। कहने का अर्थ है जैसे कि 2 पूछूं, 2 में क्या क्या गुणनखंड है, तो इसमें एक तो एक गुणनखंड है और एक दूसरा 2 गुणनखंड है। इस प्रकार से एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा। जैसे मैं 300 पूछूंगा तो 300 में बाकी कुछ भी हो लेकिन एक तो इसका गुणनखंड होगा ही होगा। आगे देखिए भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। भाज्य संख्या कहलाएगी जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, 4 के गुणनखंड देखूँ तो इसमें 1 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है और 4 का भाग चला जाता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे इसके गुणनखंड कितने आए, 4 गुणनखंड आए। हम यहाँ पे देखते हैं 5 में देखिए सिर्फ 1 से भाग जाता है और वो खुद की संख्या से भाग जाती है। तो यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है और 4 यहाँ पे भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या तभी होगी जब उसके कम से कम 3 गुणनखंड हों। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3 प्लस 3 क्या भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या कब होगी, जब उसके 3 क्या हो, 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड होने पर वो भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पे देखिए अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2 और प्लस में बचेगा 1। यहाँ पे अगर मैं 3 को a बोलूँ और 3 प्लस 1 को b बोलूँ तो हमने देखा है कि पहले वाली स्लाइड में कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है तो एक सभी संख्याओं गुणनखंड होता है तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 प्लस 3 है, तो 1 अपन c मान सकते हैं। यहाँ पे क्या 1, तो यहाँ पे a b c 3 गुणनखंड हुए तो एक क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 7। अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 3 गुणा 5 प्लस 1। अगर मैं 7 को a मान लूँ और ये पूरे कोष्टक में दिए उसे b मान लूँ और c यहाँ पे 1 हो सकता है, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो जब किसी संख्या के 3 गुणनखंड निकल आए तो वो संख्या ऑटोमेटिक भाज्य हो जाती है। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं भाज्य हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इन संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य संख्या तभी अभाज्य होगी जब उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो वह स्वयं संख्या हो और दूसरी क्या हो, एक
होना चाहिए। मतलब एक तो सभी का होता है, जैसे भाज्य का भी एक गुणनखंड होता है, अभाज्य का भी एक सभी के लिए रहता है, और अभाज्य होने के लिए एक संख्या वो स्वयं होनी चाहिए। जैसे कि मैं 2 बोलूँ तो 2 में एक तो 1 का भाग जाता है और एक 2 का भाग जाता है, तो इसके गुणनखंड 2 हुए। तो एक तो ये स्वयं संख्या हुई और एक क्या हुआ, एक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 देखिए, 3 में देखते हैं, एक तो 1 से भाग जाता है और एक 3 से भाग जाता है। यहाँ पे कंडीशन लिखा है एक तो वो स्वयं संख्या होनी चाहिए गुणनखंड, तो स्वयं संख्या 3 है और एक एक होना चाहिए, तो एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं हो गई, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे की स्लाइड में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11 और आगे तक की जो संख्याएं हैं वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ये देखिए इसमें सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और सम अभाज्य पूछे तो वो भी 2 है। इसमें देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यहाँ पे 3 है। अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगी। ये कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो वो 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगी, एक 6n प्लस 1 के फॉर्म में होगी या फिर 6n माइनस 1 के फॉर्म में होगी। यहाँ पर ये वाला नियम सभी संख्याओं पर लागू होगा, लेकिन 2 और 3 पर ये अपवाद के रूप में है। मतलब ये 2 और 3 पर लागू नहीं होता, 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1, और सभी संख्याओं पर वैलिड है। जैसे कि 5 देखिए, 5 को लिख सकते हैं 6 गुणा 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 6n, n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई तो 6n माइनस 1 का फॉर्म हो गया। 7 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 6 गुणा 1 प्लस 1, तो 6n प्लस 1 वाली फॉर्म हो गई। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1 के फॉर्म की होती हैं। अभाज्य संख्या कैसे पहचानें, अभाज्य संख्या को कैसे पहचानें? अभाज्य संख्या के हमने देखा कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड सिर्फ कितने होते हैं, सिर्फ गुणनखंड 2 होते हैं। एक तो स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या जो जिस संख्या है वो उससे भाग जाएगा, और एक एक होता है। तो ये विभाज्यता के नियम के आधार पर पहचान सकते हैं। विभाज्यता के नियम अगर आपको नहीं आते तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें नहीं आते, हम उस चीज़ को एक नई वीडियोस में बता देंगे। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम है, 3 का है, 6 का है, 9 का है, इस तरीके से बहुत सारी संख्याओं की विभाज्यता के नियम है। अगर इन संख्याओं से उसमें भाग जा रहा है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अभाज्य संख्या पूछे कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या क्या है, तो आप नॉर्मली आप देख सकते हैं 2 से 3 से 6 या 9, इससे भाग देने पर ही प्राप्त हो जाता है। या फिर आप जान सकते हैं पूर्ण वर्ग के आधार पर। जैसे कि आपसे मैं पूछूं 19 क्या अभाज्य संख्या है, तो इसके आसपास एक पूर्ण वर्ग देखेंगे। क्या देखेंगे? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग इसके आसपास क्या है? 25 है, जो कि किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो 5 से छोटे जितनी भी अभाज्य संख्याएं, जैसे एक अभाज्य संख्या 2 है, एक अभाज्य संख्या 3 है, तो इन दोनों से भाग करके देखेंगे, इसमें अगर भाग जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं जाता तो वो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 का भाग देता हूँ नहीं जाता, 3 का भाग देता हूँ तो नहीं जाता, तो ये अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से आप सारी की सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से आपका एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछेगा। अभाज्य संख्या का अगर मैं एचसीएफ पूछूं, आपसे क्या पूछूं? अभाज्य संख्या का एचसीएफ, तो एचसीएफ हमेशा अभाज्य संख्या का 1 रहेगा। अभाज्य संख्या का एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो अभाज्य संख्याओं का 1 होता है। और एलसीएम पूछूं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ये मैंने 4 संख्याएं लिखी हैं जो सारी की सारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका मैं अगर आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ बताना है, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इसका 1 होगा। बिना सोचे समझे आप 1 पर टिक लगा सकते हैं। अगर मैं एलसीएम पूछूं कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इनका गुणनफल, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इनका एलसीएम होगा। यहाँ पे देखिए
P1, P2, P3, P4 इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं जो क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं अगर इनसे मैं पूछूं कि इनका एलसीएम बताइए आप, क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? P1 गुणा P2 गुणा P3 गुणा P4 इस तरीके से जितनी संख्याएं उनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा? इनका 1 होगा। ये पहले भी ये चीज़ समझी थी, दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया है। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते। देखिए अभाज्य संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरीके से क्या है ये अभाज्य संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब √2 इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √13 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि P अगर अभाज्य संख्या है, क्या अभाज्य संख्या है P, तो इसका रूट हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, परिमेय और अपरिमेय के बीच में संबंध। परिमेय और अपरिमेय के बीच में यहाँ पे संबंध पूछा है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है और P और Q क्या होते हैं? से अभाज्य संख्याएं होती हैं। से अभाज्य संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसमें अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ें या फिर घटाएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 2 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों को मैं घटा दूं तो ये पूर्ण संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या क्या है? अपरिमेय है। 2 + √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ और देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करें या फिर भाग दें, परिमेय और अपरिमेय का भाग दें, तब भी क्या आती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ सकता है। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आपसे एक वाक्य में पूछे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो ये आप कंडीशन लिख सकते हैं। और ये चीज़ आपको सत्यासत्य में भी पूछ सकता है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है। कहने का अर्थ है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 3 गुणनखंड हो, कम से कम, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। जैसे कि 9 एक भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। इस तरीके से बहुत सारी भाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 9 का एलसीएम लूँ, तो इसमें 3 का भाग देने पर 3 बार और 3 का भाग देने पर 1 बार, तो 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 3 की घात 2। तो यहाँ पे 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या की घातों के रूप के गुणनखंड में लिख सकते हैं। फॉर्मूला पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। यहाँ पे 2 संख्याएं दी हैं, 65 और 117, जिसका एचसीएफ दिया हुआ है, जिसका एचसीएफ 65m-117, ये इनका एचसीएफ दिया हुआ है। इसमें आपसे m की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो एचसीएफ हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो 65 में अगर 5 का भाग देंगे तो 13 आएंगे और 13 से भाग देने पर 1 आएंगे, मतलब 65 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 × 13 की पावर 1। इसी तरीके से 117 का निकालेंगे। 117 13 के फाड़े में आता है, तो 13 में 117 और 3 से भाग देंगे तो 73 को 9 और 3 से भाग देंगे तो 73 को 9। तो 117 को लिख सकते हैं 13 की पावर 1 और 3 की पावर 2। हमेशा ये अवरोही क्रम में होती हैं, लेकिन आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप देख लेना। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? जिसकी सबसे कम घात होगी। तो एचसीएफ देखिए, इसकी पावर है
13 की पावर 1 और यहाँ पे है 13 की पावर 1। दोनों में कॉमन 3 नहीं है, ना दोनों में कॉमन 5 है, तो इसका आंसर आ जाता है HCF 13। HCF क्या आ जाता है 13। तो 13 बराबर HCF का मान दिया है 65M-117। तो इसे इधर लेके आएंगे, बराबर के पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 65M हो जाएगा। 117 प्लस 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 130 हो जाएगा और 65M। तो M की वैल्यू निकालेंगे तो 130/65, 65 एकम 65, 65 दूनी 130, तो M की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप में आ जाता है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी भी संख्या के पीछे शून्य कब आएगा। किसी भी संख्या के पीछे शून्य कब आएगा, जैसे कि अगर मैं 10 लिखता हूँ तो 10 के पीछे शून्य है, 20 लिखता हूँ तो 20 के पीछे शून्य है, तो कोई भी संख्या होगी उसके पीछे शून्य कब आएगा। तो शून्य बनाने के लिए शून्य कब कब आता है, जब उसके गुणा में 2 गुणा 5 हो। मतलब एक पेयर अगर 2 गुणा 5 बनता है तो एक शून्य आ जाती है। जब जब 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तो एक शून्य आएगी, और 2 पेयर बनते हैं, 2 पेयर मतलब 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 एक पेयर, 2 गुणा 5 2 पेयर, तो इसमें क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 100 आएंगे। तो आप देख सकते हैं 2 जीरो आने के लिए एक पेयर 2 और 5 का होना चाहिए और दूसरा पेयर 2 और 5 का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 की पावर n और 4 की पावर n के अंतिम अंक में शून्य आ सकता है क्या, शून्य आ सकता है क्या। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ सकता है या फिर सत्य में पूछ सकता है। अगर 6 की पावर n लिखा हुआ है तो अगर 6 के हम गुणनखंड देखें तो गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी n। आप अंदर देखिए यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 होता तो 0 आ सकती थी अंत में, तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 लिखा हुआ, अगर 2 गुणा 5 होता तो यहाँ पे शून्य आ सकता था। तो इस तरीके से यह सत्य हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप में ना आकर 2 नंबर में आएगा तो उसकी सीरीज अलग चलेगी, तो उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को। तो दूसरी चीज़ देखिए 4 के गुणनखंड देखें तो 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर n। तो यहाँ पे देखिए एक भी पेयर 2 गुणा 5 का नहीं बनता है, जिसमें से 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ए भी शून्य नहीं देगा, कभी भी अंत के उसमें शून्य नहीं देगा। तो यह सत्य हो जाएगा। और आगे के क्वेश्चन देखिए सम संख्याएं पूछिए। सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। सम संख्याएं हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जाते हैं तो ये सम संख्याएं हैं। 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर सम संख्या है, तो सम संख्या अगर है तो वो हमेशा 2 गुणा के फॉर्म में होगी। के यहाँ पे चर है जिसका मान परिवर्तित होता रहेगा। अगर 1 आता है तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 आता है 2 गुणा 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा 2 किस में रहेगा, गुणा में रहेगा। अगर 2 के फॉर्म में है तो ये 2 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि गुणा में ही 2 है, तो अगर 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमेशा ये किसके फॉर्म में होता है, 2k के फॉर्म में होता है सम संख्याएं। आगे देखिए विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 इस तरीके से आगे चलती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से भाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब विषम संख्याएं हमेशा 2k + 1 के फॉर्म में या फिर 2k - 1 के फॉर्म में। अब 2k क्या है, सम का रूप है। 2k क्या है, सम का रूप है। अगर सम में 1 जोड़ दें तो विषम प्राप्त होता है और सम में 1 घटा दें तो भी हमें विषम प्राप्त होगा। जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 गुणा k - 1 का रूप है या फिर प्लस का रूप है। जैसे कि 2 गुणा 1, अगर k की वैल्यू 0 रख दें तो +1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। k की जगह यहाँ पे 1 रख दें
और -1 कर दें तो भी 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या 2k+1 या फिर 2k-1 के फॉर्म में होती है। या आपसे फॉर्म पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने चाहिए, जितने के जितने हैं इसी वीडियो से आ जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आगे की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें आपको किस तरह की वीडियो की आवश्यकता है, वो सारी की सारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।